नमस्कार। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के सुप्रसिद्ध उपन्यास चोखेर बाली का हिंदी रूपांतरण। आंख की किरकिरी, भाग 4। बहुत दिनों के बाद अचानक महेंद्र को आते देखकर एक ओर तो अन्नपूर्णा गदगद हो गई और दूसरी ओर उन्हें यह शंका हुई कि शायद आशा की मां से फिर कुछ चकचक हो गई। महेंद्र उसी की शिकायत पर दिलासा देने आया है। छुटपन से ही महेंद्र मुसीबत पड़ने पर अपनी चाची की शरण में जाता रहा। कभी किसी पर उसे गुस्सा आया तो चाची ने उसे शांत कर दिया और कभी उसे कोई तकलीफ हुई तो चाची ने धीरज से सहने की नसीहत दी। लेकिन विवाह के बाद से जो सबसे बड़ा संकट महेंद्र पर आ पड़ा, उसके प्रतिकार की कोशिश तो दूर रही, सांत्वना देने में वह समर्थ नहीं रही। इसके बारे में जब वह यह समझ गई कि चाहे जैसे भी हो वह हाथ डालें घर की अशांति दुगनी हो जाएगी, तो उन्होंने घर ही छोड़ दिया। बीमार बच्चा जब पानी के लिए चीखता रोता है और पानी देने की मनाही होती है तो दुखिया माँ जैसे दूसरे कमरे में चली जाती है। अन्नपूर्णा ठीक वैसे ही काशी चली गई थी। सुदूर तीर्थ में रहकर धर्म कर्म में ध्यान मन लगाकर दीन दुनिया को कुछ भुलाया था। महेंद्र क्या फिर उन्हीं झगड़े झंझटों की चर्चा से उनके छिपे घाव पर चोट करने आया है? लेकिन महेंद्र ने आशा के संबंध में अपनी मां से कोई शिकायत नहीं की। फिर तो उनकी शंका दूसरी ओर बढ़ी। जिस महेंद्र के लिए आशा को छोड़कर कॉलेज तक जाना गंवारा न था, वह चाची की खोज खबर लेने के लिए काशी कैसे आ पहुंचा? तो क्या आशा के प्रति उसका आकर्षण ढीला पड़ रहा है? उन्होंने पूछा, मेरी सिर की कसम महेंद्र, ठीक ठीक बताना, चुन्नी कैसी है? महेंद्र बोला, वह तो खासे मजे में है चाची। आजकल वह करती क्या है बेटे? तुम लोग अभी तक वैसे ही बच्चों जैसे हो या घर गृहस्थी का भी ध्यान रखते हो अब? महेंद्र ने कहा, बचपना तो बिल्कुल बंद है चाची। सारे झंझटों की जड़ तो किताब थी। चारू पाठ वह जाने कहाँ गायब हो गए, अब ढूंढे भी नहीं मिलती कहीं। अरे बिहारी का क्या रहा? महेंद्र ने कहा, अपना जो काम है उसे छोड़कर वह सब कुछ कर रहा है। पटवारी गुमाश्ते उसकी जायदाद की देखभाल करते हैं। वे क्या देखभाल करते हैं खुदा जाने। बिहारी का हमेशा यही हाल रहा। उसका अपना काम दूसरे लोग देखते हैं, दूसरों का काम वह खुद देखता है। अन्नपूर्णा ने पूछा, विवाह नहीं करेगा क्या? महेंद्र जरा हंसकर बोला, कहाँ, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं पड़ता। अन्नपूर्णा को अंतर के गोपन स्थान में एक चोट सी लगी। महेंद्र ने कभी मजाक से कभी गंभीर होकर अपनी गृहस्थी का मौजूदा हाल उन्हें सुनाया। केवल विनोदनी का कोई जिक्र उसने नहीं किया। कॉलेज अभी खुला था। महेंद्र के ज्यादा दिन काशी में रहने की गुंजाइश न थी। लेकिन सख्त बीमारी के बाद अच्छी आबो हवा में सेहत सुधारने की जो तृप्ति होती है, काशी में अन्नपूर्णा के पास महेंद्र को हर रोज उसी तृप्ति का अनुभव हो रहा था। लिहाजा दिन बीतने लगे। अपने आप ही से विरोध की जो स्थिति हो गई थी वह मिट गई। इन कई दिनों तक धर्म प्राण अन्नपूर्णा के साथ रहकर दुनियादारी के फर्ज ऐसे सहज और सुख देने वाले लगे कि महेंद्र को उनके हवा लगने की पिछली बात हंसी उड़ान जैसी लगी। उसे लगा विनोदनी कुछ नहीं, यहां तक कि उसकी शक्ल भी वह साफ साफ याद नहीं कर पाता। आखिरकार बड़ी दृढ़ता से महेंद्र मन ही मन बोला, आशा को मेरे हृदय से बाल भर भी खिसका सके ऐसा तो मैं किसी को कहीं भी नहीं देख पाता। उसने अन्नपूर्णा से कहा, चाची, मेरे कॉलेज का हर्ज हो रहा है, अब इस बार तो मैं चलूं। तुम संसार की माया छोड़कर यहाँ आ बसी हो अकेले में, फिर भी अनुमति दो कि बीच बीच में तुम्हारे चरणों की धूल ले जाया करूं।
काशी से लौटकर महेंद्र ने आशा को जब मौसी के भेजे हुए स्नेह पहार, एक सिंदूर की डिबिया और सफेद पत्थर का एक लोटा दिए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी का वह स्नेहमय धीरज और उस पर अपनी तथा सास की फजीहतों की बात याद आते ही उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसने महेंद्र से कहा, बड़ी इच्छा हो रही है कि एक बार मैं भी काशी जाऊं और मौसी की क्षमा तथा चरणों की धूल ले आऊं। क्या यह मुमकिन नहीं? महेंद्र ने आशा के मन की पीड़ा को समझा और इस बात पर राजी भी हुआ कि वह कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के पास जाए, लेकिन फिर अपनी पढ़ाई का हर्ज करके खुद उसे काशी ले जाने में उसे हिचक होने लगी। आशा ने कहा, मेरी बड़ी चाची जी तो जल्दी ही काशी जाने वाली हैं, उनके साथ चली जाऊं तो क्या हर्ज है। महेंद्र ने जाकर राजलक्ष्मी से कहा, माँ, बहू एक बार चाची से मिलने के लिए काशी जाना चाहती है। राजलक्ष्मी ने व्यंग से कहा, बहू जाना चाहती है तो जरूर जाए, जाओ उन्हें ले जाओ। बिहारी राजलक्ष्मी से मिलने आया तो वह बोली, अरे बिहारी, सुना तूने, अपनी बहू काशी जा रही है। बिहारी बोला, कह क्या रही हो माँ, महेंद्र भैया फिर पढ़ाई हर्ज करके जाएंगे। राजलक्ष्मी बोली, ना ना, महेंद्र क्यों जाएगा, महेंद्र यहीं रहेंगे। बहू अपने बड़े चाचा के साथ जा रही है। बिहारी भीतर ही भीतर परेशान हुआ। वह सोचने लगा, आखिर माजरा क्या है। महेंद्र काशी गया तो आशा यहां रही, और वह लौटा तो अब आशा काशी जा रही है। दोनों में कुछ ऐसा हुआ है। आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा? दोस्त होकर भी हम इसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकते। दूर से खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे। माता के व्यवहार से बड़ा ही कुढ़कर महेंद्र अपने कमरे में आकर बैठा। विनोदिनी ने इस बीच महेंद्र से भेंट नहीं की थी, सो आशा उसे बगल के कमरे से यहां ले आने के लिए अनुरोध कर रही थी। ऐसे में बिहारी आया। उसने महेंद्र से पूछा, आशा भाभी का काशी जाना तय हुआ है? महेंद्र बोला, क्यों ना हो, कोई अड़चन है? बिहारी बोला, अड़चन की बात कौन कह रहा है, मगर अचानक तुम्हारे दिमाग में यह आया कैसे? महेंद्र ने कहा, अपनी मौसी को देखने की इच्छा परदेश में रहने वाले आत्मीय के लिए व्याकुलता मानव चरित्र में होती है। बिहारी ने पूछा, साथ तुम जा रहे हो? पूछते ही महेंद्र के दिमाग में आया, बड़े चाचा के साथ भेजना ठीक नहीं। बिहारी इसी पर बात करने आया है, ज्यादा बोलचाल से कहीं गुस्सा न फट पड़े, इसलिए उसने संक्षेप में कहा, नहीं। बिहारी महेंद्र को पहचानता था। वह नाराज है, यह बिहारी से छिपा न था। वह यह भी जानता था कि उसने जिद पकड़ ली तो उसे टस से मस नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने फिर उसके जाने का जिक्र ही न किया। सोचा, बेचारी आशा अगर जी में कोई पीर ही छिपाए जाती हो तो विनोदिनी के साथ जाने से उसे थोड़ी सी राहत मिलेगी। उसने धीरे से कहा, उनके साथ विनोद भाभी जाएं तो अच्छा न रहेगा? महेंद्र चीख उठा, बिहारी, अपने मन की बात खोलकर ही कहो। मेरे साथ टेढ़े टेढ़े चलने की क्या जरूरत है? मैं समझ रहा हूं, तुम्हें सुबह है कि मैं विनोदिनी को प्यार करता हूं। गलत है, प्यार मैं नहीं करता। मुझे बचाने के लिए पहरा देते फिरने की जरूरत नहीं। अपने को संभालो। जहां पर काफी दर्द हो, वहां अगर कोई बेरहमी के साथ पांवों से मसल डाले तो चोट खाया हुआ आदमी चोट करने वाले पर जिस तरह बिना कुछ विचारे टूट पड़ना चाहता है, उसी तरह रुद्ध गले से बदरंग पड़ा चेहरा लिए बिहारी कुर्सी से उठकर महेंद्र की ओर लपका और सहसा रुककर किसी तरह बोल पाया, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे, मैं चला। लड़खड़ाता हुआ वह कमरे से बाहर निकल गया। बगल के कमरे से विनोदिनी झपट कर आई, बिहारी बाबू। दीवार का सहारा लिए हंसने की कोशिश करते हुए बिहारी ने कहा, क्या है विनोद भाभी?
विनोदिनी बोली, किरकिरी के साथ मैं भी काशी जाऊंगी। बिहारी ने कहा, नहीं नहीं भाभी, यह ना होगा। मैं आरजू करता हूं मेरे कहने से कुछ मत करना। मैं यहाँ का कोई नहीं होता, जहाँ की किसी भी बात में मैं दखल नहीं देना चाहता। तुम देवी हो, जो तुम्हें ठीक जचे वही करना। मैं चला। विनोदिनी को नम्रता से नमस्कार करके बिहारी जाने लगा। विनोदिनी बोली, मैं देवी नहीं हूं भाई साहब, सुनो तो सही। तुम चल दोगे तो किसी का भला न होगा, फिर मुझे दोष मत देना। बिहारी चला गया। महेंद्र ठगा सा बैठा रहा। विनोदिनी बिजली सी कटाक्ष करती हुई बगल के कमरे में चली गई, जहां आशा मारे शर्म के मरी जा रही थी। बिहारी उसे प्यार करता है। महेंद्र के मुख से ऐसा सुनकर वह मुख नहीं उठा पा रही थी, लेकिन उस समय उस पर विनोदिनी को दया न आई। आशा ने अगर निगाह उठाकर देखा होता तो वह डर जाती। सारे संसार में मानो खून चढ़ाया था। विनोदिनी का झूठ। बेशक विनोदिनी को कोई भी प्यार नहीं करता। आवेश में वही जो एक बार महेंद्र के मुख से निकल पड़ा था कि मैं नालायक हूं, उसके बाद जब वह आवेश जाता रहा तो अपने उस अचानक उबल पड़ने की वजह से बिहारी से वह सकुचा गया था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी बातें खुल गई हैं। वह विनोदिनी को प्यार नहीं करता, फिर भी बिहारी का ख्याल है प्यार करता है। जो कुढ़न बढ़ रही थी, आज वह अचानक भभक पड़ी। लेकिन बगल के कमरे से विनोदिनी दौड़ती आई और उसने बिहारी को रोकने की कोशिश की, और बिहारी के कहे मुताबिक वह काशी जाने को तैयार हो गई। यह सब महेंद्र की कल्पना के भी बाहर था। इस दृश्य ने महेंद्र को एक चोट पहुंचाकर अभिभूत कर दिया। उसने कहा था कि वह विनोदिनी को प्यार नहीं करता, लेकिन जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, उसने उसे चैन न लेने दिया। चारों तरफ से उसे बेचैन बनाने लगा, और बार बार निरे अफसोस के साथ उसके जी में होने लगा कि विनोदिनी ने मुझे यह कहते सुना कि मैं उसे प्यार नहीं करता। महेंद्र ने सोचा, गलत, मैं विनोदिनी को प्यार नहीं करता। शायद प्यार न भी करता हूं, मगर कहना कि नहीं करता हूं यह तो और भी कठिन है। इससे चोट न पहुंचे ऐसी स्त्री कौन है? इसके प्रतिवाद की गुंजाइश कैसे हो? महेंद्र ने बक्स से निकालकर उसकी तीनों चिट्ठियों को फिर से पढ़ा। वह मन ही मन बोला, इसमें कोई संदेह नहीं कि विनोदिनी मुझे प्यार करती है, मगर कल वह बिहारी के सामने इस तरह क्यों आई? शायद मुझे दिखाने के लिए आई। मैंने जब साफ जता दिया कि मैं उसे प्यार नहीं करता, तो फिर किसी मौके से मेरे सामने प्यार को ठुकराए नहीं तो और क्या करे? हो सकता है मुझसे इस तरह ठुकराई जाने पर वह बिहारी को प्यार भी करने लगे। महेंद्र का क्षोभ इस तरह बढ़ चला कि अपनी उतावली से वह आप ही अचरज में पड़ गया। डर उठा, और विनोदिनी ने सुन ही लिया तो क्या कि महेंद्र उसे प्यार नहीं करता, इसमें दोष भी क्या है? आंधी आने पर नाव की जंजीर जैसे लंगर को कसकर पकड़ती है, वैसे ही अकुलाहट में महेंद्र ने आशा को और भी कसकर पकड़ा। रात को महेंद्र ने आशा का मुंह अपनी छाती से लगाकर पूछा, चुन्नी, ठीक बताओ तुम मुझे कितना प्यार करती हो? आशा सोचने लगी, यह सवाल कैसा? बिहारी के बारे में जो शर्मनाक बात निकली है, क्या उसी से उस पर संदेह की ऐसी छाया पड़ी? वह शर्म से मुई सी होकर बोली, छी, आज यह क्या पूछ रहे हो तुम? तुम्हारे पैर पड़ती हूं, साफ बताओ, मेरे प्यार में तुम्हें कब क्या कमी दिखाई दी? उसे सताकर उसका माधुर्य निचोड़ने की नीयत से महेंद्र बोला, फिर तुम काशी क्यों जाना चाहती हो? आशा बोली, मैं नहीं जाना चाहती, कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं। महेंद्र, लेकिन चाहा तो था पहले। आशा बहुत दुखी होकर बोली, तुम्हें पता है मैंने क्यों चाहा था? मजे से रहने के लिए नहीं जाना चाहती थी मैं। महेंद्र ने कहा, सच कहूं चुन्नी, और किसी से विवाह किया होता तो तुम इससे कहीं ज्यादा सुखी होती। सुनते ही चौंक कर आशा महेंद्र से छिटक पड़ी और तकिए में मुंह गाड़ कर
काठ की मारी सी पड़ी रही। कुछ ही क्षण में उसकी रुलाई रोके न रुकी। सांत्वना देने के लिए महेंद्र ने उसे कलेजे से लगाने की कोशिश की, पर आशा तकिए से चिपकी रही। पतिव्रता के ऐसे रूठने से महेंद्र सुख, गर्व और धिक्कार से क्षुब्ध होने लगा। विनोदिनी सोचने लगी, आखिर ऐसे तोहमत लगाए जाने पर बिहारी ने प्रतिवाद क्यों नहीं किया। लेकिन बात जब एक बार मुंह से निकल पड़ी तो एक बार की मार तो नहीं डाला जा सकता। उसमें सच्चाई का बीज जितना था, देखते ही देखते वह अंकुराने लगा। अब उसने खुद को कसूरवार समझा। मन ही मन बोला, मेरा गुस्सा करना तो शोभा नहीं देता। महेंद्र से माफी मांगकर विदा लेनी होगी। उस रोज मैं कुछ इस तरह चला आया था मानो महेंद्र दोषी है, मैं विचारक हूं। अपनी यह गलती मुझे कबूल करनी पड़ेगी। बिहारी समझ रहा था आशा चली गई है। एक दिन शाम को वह धीरे धीरे जाकर महेंद्र के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। राजलक्ष्मी के दूर के रिश्ते के मामा साधुचरण पर नजर पड़ी। कहा, कई दिनों से इधर आ नहीं सका, सब कुशल तो है? साधुचरण ने कुशल कही। बिहारी ने पूछा, भाभी काशी कब गई? साधुचरण ने कहा, कहाँ गई, कहाँ? उसका जाना अब न होगा। यह सुनकर बिहारी सब कुछ भूलकर अंदर जाने को बेचैन हो उठा। पहले वह जैसे ग्रहण भाव से खुशी खुशी अपनों सा परिचित सीढ़ियों से अंदर जाया करता था, सबसे हंसता बोलता था, जी में कुछ होता न था। आज उसकी मनाही थी, दुर्लभ था। वह इसकी याद आते ही उसका मन पागल हो गया। बस एक बार, केवल अंतिम बार इसी तरह अंदर जाकर परिवार के सदस्य सा राजलक्ष्मी से घूंघट निकाले आशा भाभी से दो बातें मात्र कराना उसके लिए परम आकांक्षा का विषय बन बैठा। साधुचरण ने कहा, अरे अंधेरे में खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ। बिहारी तेजी से दो चार डग की तरफ बढ़ा और मुड़कर बोला, नहीं, चलूं मैं, काम है, और जल्दी से लौट गया। उसी रात बिहारी पश्चिम की ओर कहीं चला गया। बिहारी घर पर नहीं मिला। दरबान विनोदिनी की चिट्ठी लेकर लौट आया। महेंद्र ड्योटी के सामने वाले बगीचे में टहल रहा था। उसने पूछा, किसकी चिट्ठी है? दरबान ने बताया, महेंद्र ने उससे चिट्ठी ले ली। एक बार तो जी में आया चिट्ठी वह विनोदिनी को दे आए। कुछ कहे नहीं, सिर्फ विनोदिनी का लज्जित चेहरा देखा है। उसे इसमें जरा भी शक न था कि खत में लज्जा की बात जरूर है। याद आया, पहले भी एक बार उसने बिहारी को चिट्ठी भेजी थी। आखिर खत में है क्या, यह जाने बिना मानो उससे रहा न गया। उसने अपने आप को समझाया, विनोदिनी उसी की देख रेख में है,
उसके भले बुरे का वही जिम्मेदार है। लिहाजा ऐसे संदेह वाले खत को खोल कर देखना वाजिब है। विनोदिनी को गलत रास्ते पर हरगिज नहीं जाने दिया जा सकता। खोलकर महेंद्र ने उस छोटी सी चिट्ठी को पढ़ा। वह सहज भाषा में लिखी थी, इसलिए उसमें मन का सच्चा उद्वेग फूट पड़ा था। महेंद्र ने उसे बार बार पढ़ा, खूब सोचा, मगर समझ नहीं सका कि विनोदिनी का झुकाव है किस तरफ। उसे रह रहकर यही आशंका होने लगी, चूंकि मैंने यह कहकर उसका अपमान किया है कि मैं उसे प्यार नहीं करता, इसलिए रूठकर वह अपने मन को और तरफ लगाना चाहती है। इसके बाद महेंद्र के लिए धीरज रखना असंभव हो उठा। जो लड़की अपने आप को उसके हाथों सौंप देने के लिए आई थी, वह महज जरा सी गलती से उसके कब्जे से निकल जाएगी, यह सोचकर महेंद्र भीतर ही भीतर सुलगने लगा। मन में सोचा, विनोदिनी मन ही मन अगर तुझे चाहती है तो उसकी खैर जानो, क्योंकि वह एक जगह बंधी रहेगी। अपने मन का तो मुझे पता है, मैं उस पर कभी जुल्म नहीं कर सकूंगा। वह मुझे निश्चिंत होकर प्यार कर सकती है। मैं आशा को प्यार करता हूं, मुझसे उसे कोई खतरा नहीं। यदि वह और किसी की तरफ खिंची तो क्या अनर्थ होगा, वह कौन जानता है। महेंद्र ने निश्चय किया, अपने को प्रकट किए बिना किसी न किसी तरह फिर से विनोदिनी को अपनी ओर खींचना ही पड़ेगा। अंदर जाते ही महेंद्र ने देखा, विनोदिनी बीच में ही खड़ी उत्सुकता से किसी का इंतजार कर रही है, और महेंद्र का मन डाह से जल उठा। बोला, नाहक इंतजार में खड़ी है, भेंट नहीं होने की। यह लीजिए आपकी चिट्ठी लौट आई। कहकर उसने चिट्ठी उसकी ओर फेंक दी। विनोदिनी बोली, खुली क्यों? महेंद्र जवाब दिए बिना ही चला गया। बिहारी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और कोई जवाब न देकर चिट्ठी वापस भेज दी। यह सोचकर विनोदिनी की सारी नसें दप दप करने लगी। उसने चिट्ठी ले जाने वाले दरबान को बुलवा भेजा। वह और कहीं चला गया था, ना मिला। चिराग की कोर से जैसे गर्म तेल की बूंदें टपक पड़ती हैं, बंद कमरे में विनोदिनी की दमकती हुई आंखों से आंसू टपक गए। उसने अपनी चिट्ठी के टुकड़े कर डाले, फिर भी उसे चैन न मिला। स्याही की उन दो चार लकीरों को भूत और वर्तमान से पोंछ डालने की कतई मनाही कर देने की गुंजाइश क्यों नहीं। गुस्से में आई मधुमक्खी जिस प्रकार हर सामने पड़ने वाले को काट खाती है, उसी प्रकार क्षुब्ध विनोदिनी अपनी चारों ओर की दुनिया को जला डालने को आमादा हो गई। मैं जो भी चाहती हूं उसी में रुकावट, किसी बात में कामयाबी नहीं। उस दिन फागुन की पहली बसंती बयार बह आई। बड़े दिनों के बाद आशा शाम को छत पर चटाई बिछा कर बैठी। मध्यम रोशनी में एक मासिक पत्रिका में छपी हुई एक धारावाहिक कहानी पढ़ने लगी। एक जगह जब कहानी का नायक काफी दिनों बाद पूजा की छुट्टी में अपने घर लौट रहा था कि डकैतों के चंगुल में फंस गया। आशा का दिल धड़क उठा। इधर ठीक उसी समय नायिका सपना देखकर रोती हुई जग पड़ी। आशा के आंसू रोके ना रुके। वह कहानियों की बड़ी उदार समालोचक थी। जो भी कहानी पढ़ती वह उसे अच्छी लगती। विनोदिनी को बुलाकर कहती, भाई आंख की किरकिरी मेरे सिर की कसम रही, इस कहानी को पढ़ देखना, ऐसी ही है, पढ़कर रोते रोते बेदम। विनोदिनी के अच्छे बुरे की कसौटी से आशा के उमंग उत्साह को बड़ी चोट पहुंचती। महेंद्र को वह कहानी पढ़ाने का निश्चय करके गीली आंखों से उसने पत्रिका बंद की। इतने में महेंद्र आ गया। महेंद्र बोला, छत पर अकेली किस भाग्यवान को याद कर रही हो? आशा नायक नायिका की बात भूल गई। उनसे पूछा, आज तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है क्या? महेंद्र, नहीं, तबीयत ठीक है। आशा, फिर तुम मनी मन जो कुछ सोच रहे हो मुझे साफ साफ बताओ। आशा के डिब्बे में से एक पान निकालकर खाते हुए महेंद्र ने कहा,
मैं यह सोच रहा था कि तुम्हारी बेचारी मौसी ने न जाने कब से तुम्हें नहीं देखा। अचानक ही एक दिन तुम वहां पहुंच जाओ तो वे कितनी खुश हो जाएं। आशा ने कोई जवाब न दिया, उसकी ओर ताकती रही। वह समझ न सकी कि एकाएक फिर क्यों यह बात महेंद्र के मन में आई। आशा को चुप देखकर महेंद्र ने पूछा, तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं होती क्या? इस बात का जवाब देना कठिन था। मौसी से मिलने की इच्छा भी होती है और महेंद्र को छोड़कर जाने का दिल भी नहीं चाहता। आशा बोली, कॉलेज की छुट्टियां होने पर जब तुम चलोगे तो मैं भी साथ चलूंगी। महेंद्र, छुट्टियों में भी जाने की गुंजाइश नहीं है, इम्तिहान की तैयारी करनी है। आशा, फिर रहने दो, ना ही गई तो क्या? महेंद्र, रहने क्यों दें? तुमने जाना चाहा था, जाओ। आशा, नहीं, मेरी इच्छा जाने की नहीं है। महेंद्र, अभी अभी उस दिन तो ऐसी जबरदस्त इच्छा थी और अचानक ही वह इच्छा गायब हो गई। आशा नजर झुकाए बैठी रही। विनोदनी से सुलह के लिए मौका ढूंढते हुए महेंद्र का मन भीतर ही भीतर अधीर हो उठा। आशा को चुपचाप देखकर नाहक ही उसे गुस्सा आ गया। बोला, मुझ पर तुम्हें किसी तरह का सुबह हुआ है क्या कि आंखों की निगरानी में रखना चाहती हो मुझे? आशा की स्वाभाविक नम्रता, कोमलता और धीरजता महेंद्र की बर्दाश्त से बाहर हो गई। अपने आप बोला, मौसी के यहाँ जाने की इच्छा है। यह कहो कि मैं जाकर ही रहूंगी, जैसे भी हो। कभी हाँ तो कभी नहीं, कभी चुप। यह क्या करती हो? महेंद्र की ऐसी रुखाई से आशा अचरज में पड़ी डर गई। लाख कोशिश करने पर भी उसे कोई जवाब न सूझा। यह समझ ही न पाती थी कि क्यों महेंद्र कभी तो इतना आदर करता है और फिर अचानक बेरहम सा बन जाता है। इस तरह आशा के लिए महेंद्र जितना ही दुर्बोध बनता जाता, आशा उतने ही धड़कते कलेजे से, भय और प्यार से उसे ज्यादा जकड़ती जाती। वह महेंद्र पर शक करे, उसे आंखों की निगरानी में रखना चाहती है, या कोई कठोर उपहास है कि निर्दय संदेह? कसम खाकर इसका प्रतिवाद करना जरूरी है कि उसे हंसकर टाला जाए। आशा को अब भी चुप रहते देखकर अधीर महेंद्र तेजी से उठकर चला गया। फिर कहाँ तो रहा कहानी का नायक और कहाँ गई नायिका। सूर्यास्त की आभा अंधेरे में खो गई। सांझ वाली बसंती बयार जाती रही और सर्द हवा चलने लगी। फिर भी आशा उसी चटाई पर लेटी रही। जब बहुत देर बाद वह कमरे में गई तो देखा महेंद्र ने उसे बुलाया भी नहीं, सो गया। मन में आया स्नेहमयी मौसी की तरफ से उसे उदासीन देखकर महेंद्र मन ही मन शायद उससे घृणा करता है। खाट पर जाकर आशा ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। इससे महेंद्र करुणा से विगलित हो गया और उसने उसे खींच लेने की कोशिश की, लेकिन आशा बिल्कुल न उठी। उसने कहा, मुझसे कोई कसूर हुआ है तो मुझे माफ करो। महेंद्र ने पिघल कर कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है चुन्नी, मैं ही बड़ा पाखंडी हूं, इसलिए नाहक ही मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। इस पर आशा की आंखें बरसती हुई महेंद्र के पैरों को भिगोने लगी। महेंद्र उठ बैठा, अपनी बाहों में उसे कसकर पास में सुलाया। रुलाए का वेग कुछ कम हुआ तो आशा बोली, भला मौसी को देखने जाने को जी नहीं चाहता मेरा, लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं होता, इसी से जाना नहीं चाहती। तुम इससे नाराज मत हो। आशा के गीले गालों को धीरे धीरे पोंछते हुए महेंद्र ने कहा, भला यह भी कोई नाराज होने की बात है? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, इस पर मैं नाराज हूं। खैर, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आशा ने कहा, नहीं, मैं काशी जरूर जाऊंगी। महेंद्र, क्यों? आशा, मैं तुम पर संदेह कर रही हूं, इसलिए नहीं जाती। जब यह बात एक बार तुम्हारे मुंह से निकल गई तो कुछ दिनों के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा।
महेंद्र, पाप मैंने किया है और प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। आशा, मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं न कहीं पाप मुझसे हुआ है, नहीं तो ऐसी बातें उठती ही नहीं। जिन बातों का मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, आखिर वे बातें क्यों सुननी पड़ रही हैं? महेंद्र, इसलिए कि मैं कितना बुरा हूं, इसका तुम्हें पता नहीं। आशा ने परेशान होकर कहा, फिर ऐसा न कहो, मगर काशी अब मैं जरूर जाऊंगी। महेंद्र ने हंसकर कहा, तो जाओ, लेकिन तुम्हारी नजरों की ओट में मैं अगर बिगड़ जाऊं तो? आशा बोली, इतना डराने की जरूरत नहीं, मानो मैं इस विचार में ही घबरा रही हूं। महेंद्र, लेकिन सोचना चाहिए, लापरवाही से अपने ऐसे स्वामी को अगर तुम बिगाड़ दो तो दोष किसे दोगी? आशा, दोष कम से कम तुम्हें ना दूंगी, बेफिक्र रहो। महेंद्र, ऐसे में अपना दोष मान लोगी? आशा, 1000 बार मान लूंगी। महेंद्र, ठीक है, तो कल मैं तुम्हारे बड़े चाचा जी से मिलकर सब तय कराऊंगा। और महेंद्र ने कहा, रात बहुत हो गई। करवट बदलकर वह सो गया। जरा देर बाद फिर इधर पलटकर अचानक कह उठा, चुन्नी, रहने भी दो, न भी जाओगी तो क्या हो जाएगा? आशा बोली, फिर मनाही क्यों? अब अगर एक बार मैं जा न पाई तो मेरे बदन से तुम्हारी वह झिड़की हमेशा लगी रहेगी। 2 ही 4 दिन के लिए सही, मुझे भेज दो। महेंद्र बोला, अच्छा। वह फिर करवट बदलकर सो गया। काशी जाने से एक दिन पहले आशा ने विनोदिनी के गले से लिपट कर कहा, भाई किरकिरी, मेरा बदन छूकर एक बात बताओ। विनोदिनी ने आशा का गाल दबा दिया, कहा, कौन सी? आशा, पता नहीं आजकल तुम कैसी तो हो गई हो, मेरे पति के सामने तुम निकलना ही नहीं चाहती। विनोदिनी, क्यों नहीं चाहती? यह क्या तू नहीं जानती? उस दिन महेंद्र बाबू ने बिहारी बाबू से जो कुछ कहा, तूने अपने कानों से नहीं सुना? जब ऐसी बातें होने लगी तो फिर कमरे में क्या निकलना? ठीक नहीं है। आशा यह समझ रही थी और ये बातें कैसी शर्मनाक हैं। फिलहाल उसने अपने मन से यह भी समझा है, तो भी बोली, बातों तो ऐसी जाने कितनी उठती हैं। उन्हें अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर प्यार क्या? तुम्हें यह सब भूलना पड़ेगा। विनोदिनी, ठीक है, भूल जाऊंगी। आशा, मैं कल काशी जा रही हूँ। तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा कि उन्हें कोई तकलीफ न हो। जैसे भागती फिरती हो ऐसा करने से न चलेगा। विनोदिनी चुप रही। उसकी हथेली दबाकर आशा ने कहा, मेरे सिर की कसम, वह वचन तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। विनोदिनी बोली, अच्छा। एक ओर चांद डूबता है, दूसरी ओर सूरज उगता है। आशा चली गई, लेकिन महेंद्र के नसीब में अभी तक विनोदिनी के दर्शन नहीं। महेंद्र डोलता फिरता, जब तक किसी बहाने से मां के कमरे में पहुंच जाता, लेकिन विनोदिनी उसे पास आने की कोई मौका ही न देती। महेंद्र को ऐसा उदास देखकर राजलक्ष्मी सोचने लगी, बहू चली गई, इसलिए महेंद्र को कुछ अच्छा नहीं लगता। अब महेंद्र के सुख दुख के लिहाज से मां गैर जैसी हो गई। हालांकि इस बात के जहन में आते ही उसे मर्मांतक कष्ट हुआ, फिर भी वह महेंद्र को उदास देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने विनोदिनी से कहा, इस बार इन्फ्लुएंजा के बाद मुझे दमा जैसा कुछ हो गया है। बार बार सीढ़ियां चढ़कर मुझसे ऊपर जाते नहीं बनता। महेंद्र के खाने पीने का ख्याल तुम्ही को रखना है बिटिया। उसकी हमेशा की आदत है, किसी के जतन के बिना महेंद्र रह नहीं सकता। देखो तो, बहू के जाने के बाद उसे पता नहीं क्या हो गया है, और बहू की भी बलिहारी, वह चली गई। विनोदिनी बोली, जरूरत क्या है बुआ? राजलक्ष्मी बोली, अच्छा, कोई जरूरत नहीं, मुझसे जो हो सकेगा वही करूंगी। और वह उसी समय महेंद्र के ऊपर वाले कमरे की झाड़ पोंछ करने जाने लगी। विनोदिनी कह उठी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं,
तुम मत जाओ, मैं ही जाती हूँ। मुझे माफ करो बुआ, जैसा तुम कहोगी करूंगी। राजलक्ष्मी लोगों की बातों की कतई परवाह नहीं करती। पति की मृत्यु के बाद से दुनिया और समाज में उन्हें महेंद्र के सिवा और कुछ नहीं पता। विनोदिनी ने जब समाज की निंदा का इशारा किया तो वह खींच उठी। जन्म से महेंद्र को देखती आई हैं, उसके जैसा भला लड़का मिलता कहाँ है। जब कोई उसकी आलोचना करता तो राजलक्ष्मी से रहा न जाता। उन्हें लगता कि इसी पल उसकी जबान गल क्यों नहीं जाती। महेंद्र कॉलेज से लौटा और आज अपने कमरे को देखकर ताज्जुब में पड़ गया। दरवाजा खोलते ही चंदन और धूप की खुशबू से घर महक उठा। मशहरी में रेशमी झालर, बिछौने पर धप धप धुली चादर और पुराने तकिए के बजाय दूसरा रेशमी फूल कढ़ा चौकोर तकिया। उसकी खूबसूरत कढ़ाई विनोदिनी की काफी दिनों की मेहनत का फल था। आशा उससे पूछा करती थी, ये चीजें तू बनाती है आखिर किसके लिए? विनोदिनी हंसकर कहती, अपनी चिता की सेज के लिए। मरण के सिवा अपने सुहाग के लिए भी है कौन? दीवार पर महेंद्र की जो तस्वीर थी, उसके फ्रेम के चारों कोनों पर बड़ी कुशलता से रेशमी गांठें बांधी गई थीं। नीचे की तिपाई पर फूलदानियों में गुलदस्ते, मानो महेंद्र की प्रतिमूर्ति को किसी अजाने भक्त की पूजा मिली हो। कुल मिलाकर घर की शक्ल ही बदल गई थी। खाट पहले जहां थी वहां से थोड़ी खिसकी हुई थी। कमरे को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। खाट के पास की दो बड़ी अलमारियों में कपड़े डालने से एक ओट जैसी हो गई थी, जिससे फर्श पर बैठने का बिछौना और रात को सोने की खाट अलग अलग हो गई थी। कांच की जिस अलमारी में आशा की शौकिया सजावट थी, खिलौने थे, उसमें के कांच पर अंदर से लाल कपड़ा जड़ दिया गया था। अब कुछ दिखता न था। कमरे के पुराने इतिहास की जो भी निशानी थी, नए हाथ की नई सजावट से वह ढक गई थी। थका मांदा महेंद्र फर्श के साफ सुथरे बिछौने पर लेट गया। तकियों पर माथा रखते ही एक मीठी सी खुशबू मिली। तकिए की रुई में नाग केसर का पराग और कुछ इत्र डाला गया। महेंद्र की आंखें झपक आईं। लगा इस तकिए पर जिन हाथों की कला कुशलता की छाप पड़ी है, मानो उसी की चंपा कली सी उंगलियों की सुगंध आ रही है। इतने में चांदी की तस्तरी में फल, फूल और कांच के गिलास में बर्फ डला अनानास का शरबत लिए नौकरानी आई। महेंद्र ने बड़ी तृप्ति से खाया। बाद में चांदी के डिब्बे में पान लेकर विनोदिनी आई। बोली, इधर कई दिन मैं खाने के समय ना आ पाई, माफ करना। और जो चाहे सो करो, मगर मेरे सिर की कसम रही, मेरी आंख की किरकिरी को यह मत लिख भेजना कि तुम्हारी देखभाल ठीक से नहीं हो रही। जहां तक मुझसे बनता है करती रहूंगी। विनोदिनी ने पान का डिब्बा महेंद्र की तरफ बढ़ाया। पान में भी आज केवड़े की खुशबू थी। महेंद्र ने कहा, सेवा जतन के मामले में कभी कभी ऐसी कमी रहना भी अच्छा है। विनोदिनी बोली, क्यों भला? महेंद्र ने कहा, बाद में उलाहना देकर ब्याज समेत वसूलने की गुंजाइश रहती है। महाजन जी, सूद कितना? महेंद्र ने कहा, खाने के समय हाजिर न रही तो बाद में हाजिर होने के बाद भी बकाया रह जाएगा। विनोदिनी बोली, ऐसा कड़ा हिसाब है तुम्हारा कि देखती हूं तुम्हारे हाथों पड़ जाने पर छुटकारा नहीं। महेंद्र ने कहा, हिसाब कड़ा तो उसे कहते हैं जब वसूला जा सके। यदि वसूल ही न पाओ तो हिसाब तो रखना अपने पास। विनोदिनी ने कहा, वसूल करने योग्य है भी क्या, मगर कैद तो कर ही रखा है। और मजाक को एकाएक गंभीर बनाते हुए उसने एक लंबी सांस छोड़ी। महेंद्र ने भी गंभीर होकर कहा, तो यह कैद खाना है, क्यों? ऐसे में रोज की तरह बैरा तिपाई पर बत्ती रख गया। अचानक आंख पर रोशनी पड़ी तो हाथ की ओट करके नजर झुकाए विनोदिनी ने कहा, क्या पता भाई, बातों में तुमसे कौन जीते, मैं चली। महेंद्र ने अचानक कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, बंधन जब मान ही लिया तो फिर जाओगी कहां? विनोदिनी बोली, छी,
छोड़ो, जिसके भागने का कोई रास्ता नहीं, उसे बांधने की कोशिश कैसी। जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर विनोदिनी चली गई। महेंद्र सुगंधित तकिए पर सिर रखे बिछावन पर पड़ा रहा। उसके कलेजे में खलबली मच गई। सूनी सांझ, सूना कमरा, नव वसंत की बयार। विनोदिनी का मन मानो पकड़ में आया आया। लगा महेंद्र अब अपने को संयमित नहीं कर पाएगा। जल्दी से उसने बत्ती बुझा दी, दरवाजा बंद कर लिया और समय से पहले ही बिस्तर पर सो गया। बिछावन भी तो यह पिछले वाला नहीं। 4-5 गद्दे पड़े थे, काफी नर्म। एक खुशबू यहां भी, अगरू की, खस की या काहे की थी, ठीक ठीक समझ में नहीं आया। महेंद्र बार बार इस उस करवट लेटने लगा, मानो कोई भी पुरानी एक निशानी मिले कि उसे जकड़ ले, मगर कुछ भी हाथ न आया। रात के 9 बजे दरवाजे पर दस्तक पड़ी। बाहर से विनोदिनी ने कहा, भाई साहब, आपका भोजन। दरवाजा खोलिए। महेंद्र जल्दी से उठा और दरवाजा खोलने के लिए कुंडी पर हाथ लगाया, लेकिन दरवाजे को खोला नहीं। फर्श पर पट पड़ गया। बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं है। बाहर से घबराहट भरी आवाज, तबीयत तो खराब नहीं है, पानी ला दूं? और कुछ चाहिए? महेंद्र ने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। विनोदिनी बोली, आपको हमारी कसम। क्या हुआ बताओ। अच्छा चलो, तबीयत खराब है तो कुंडी तो खोलो। महेंद्र ने जोर से कहा, नहीं खोलूंगा, तुम जाओ। महेंद्र फिर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और आशा की स्मृति को सूनी सेज पर टटोलने लगा। लाख कोशिश करने पर भी जब नींद न आई तो दवात कलम लेकर आशा को खत लिखने बैठा। लिखा, आशा, अब और ज्यादा दिन मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम्हारे न रहने से ही मेरी सारी प्रवृत्तियां जंजीर तोड़कर मुझे न जाने कहाँ खींच ले जाना चाहती हैं। जिससे राह देख देख कर चलूं वह रोशनी कहाँ? वह रोशनी तो तुम्हारी विश्वास भरी आंखों की प्रेमपूर्ण दृष्टि है। मेरी मंगल ध्रुव, तुम जल्दी चली आओ। मुझे अविचल बनाओ, मुझे बचाओ, मेरे हृदय को भर दो। महेंद्र न जाने कब तक लिखता रहा। दूर और दूर के कई गिरजों की घंटियों में 3 बजे। कलकत्ता की सड़कों पर गाड़ियों की घड़घड़ाहट थम चुकी थी। मोहल्ले के उस छोर पर किसी नटी के कंठ से विहाग की जो तान उठ रही थी, वह भी सारी दुनिया पर फैली हुई शांति और नींद में बिल्कुल डूब गई। आशा को हृदय से याद करके और मन के आवेग को लंबे पत्र में जाहिर करके महेंद्र को काफी राहत मिली और लेटते ही उसे नींद आने में देर न लगी। सुबह उसकी नींद खुली तो बेला हो आई थी। कमरे में धूप आ रही थी। महेंद्र जल्दी से उठ बैठा। रात की बातें मन में हल्की हो गई थीं। देखा, रात की लिखी चिट्ठी दवात से दबी तिपाई पर पड़ी है। उसे फिर से पढ़ गया। उसे लगा, अरे, यह किया क्या मैंने? यह तो मानो उपन्यास का वृत्तांत हो गया। गनीमत कहो कि भेजी नहीं। क्या सोचती आशा मन में? आधी तो वो समझती ही नहीं। रात को जो आवेग बेहिसाब बढ़ गया था, उसकी याद आते ही महेंद्र शर्मसार हो गया। चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। सरल भाषा में आशा को एक छोटा सा पत्र लिखा। और कितनी देर करोगी तुम? तुम्हारे बड़े चाचा के आने में अगर विलंब हो तो मुझे वैसा लिखो, मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। महेंद्र वापस आ गया और कुछ ही दिनों में आशा काशी पहुंच गई। इससे अन्नपूर्णा को बड़ी आशंका हुई। आशा से वह तरह तरह के सवाल पूछने लगी। क्यों रे चुन्नी, और तेरी वह आंख की किरकिरी, तेरी राय में जिसके मुकाबले दूसरी गुणवंती नहीं? सच मौसी, मैंने बढ़ाकर बिल्कुल नहीं कहा है। जैसी बुद्धि वैसा ही रूप, कामकाज में उतनी ही कुशल। तेरी तो सखी ठहरी, तू तो गुणवंती बताएगी ही। घर के और दूसरे लोग क्या कहते हैं? माँ तो उसकी तारीफ करते नहीं थकती कभी। जब भी वह अपने घर जाने को कहती है, माँ परेशान हो उठती हैं। उसके जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता।
घर की नौकर नौकरानी भी बीमार पड़ जाएं तो माँ सी बहन सी उनकी सेवा करती है। और महेंद्र की क्या राय है? उन्हें तो तुम जानती ही हो, निहायत अपना कोई ना हो तो उन्हें नहीं जचता। हर कोई उसे चाहता है, लेकिन उनसे अब तक ठीक पटरी नहीं बैठी। सो क्यों? जोर जबरदस्ती मैं कभी मिला भी देती हूं, पर बोलचाल लगभग बंद ही समझो। कितने कम बोलने वाले हैं, मालूम ही है तुम्हें। लोग समझते हैं दम्भी हैं, मगर बात वैसी नहीं। दो एक खास खास आदमियों के सिवा औरों को वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अंतिम बात कहकर आशा को अचानक लाज लगी। दोनों गाल तमतमा उठे। अन्नपूर्णा खुश होकर मन ही मन हंसी। बोली, ठीक कहती हो। महेंद्र जब आया था यहां उसका नाम भी कभी उसकी जबान पर न आया। आशा ने दुखी होकर कहा, यही उनमें खामी है। जिसे नहीं चाहते वह मानो है ही नहीं, उसे मानो न कभी देखा न जाना। शांत स्निग्ध मुस्कान से अन्नपूर्णा ने कहा, और जिसे चाहता है मानो जन्म जन्मांतर उसी को देखता जानता रहा है। यह भाव भी उसमें है ना चुन्नी? आशा ने उत्तर न देकर नजर झुका ली। अन्नपूर्णा ने पूछा, और बिहारी का क्या हाल है चुन्नी? वह शादी करेगा ही नहीं? सुनते ही आशा का चेहरा गंभीर हो गया। वह सोच ही न पाई कि क्या जवाब दे। आशा को निरुत्तर देखकर अन्नपूर्णा घबरा गई। पूछा, सच सच बता चुन्नी, बिहारी बीमार बीमार तो नहीं है? आशा ने कहा, देख मौसी, उनकी बात उन्हीं से पूछ। अचरज से अन्नपूर्णा ने कहा, क्यों? आशा बोली, यह मैं नहीं बता सकती, कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। अन्नपूर्णा चुपचाप बैठी सोचने लगी। हीरे जैसा लड़का बिहारी कैसा हो गया है कि उसका नाम सुनते ही चुन्नी उठकर बाहर चली गई। किस्मत का फेर। सांझ को अन्नपूर्णा पूजा पर बैठी थी कि कोई गाड़ी बाहर आकर रुकी। गाड़ीवान घर वालों को पुकारता हुआ दरवाजे पर थपकी देने लगा। पूजा करती हुई अन्नपूर्णा बोल उठी, अरे लो, मैं तो भूल ही गई थी एक बारगी। आज कुंज की सास और उसकी बहन की दो लड़कियों के आने की बात थी इलाहाबाद से। शायद आ गई सब। चुन्नी बत्ती लेकर दरवाजा खोल जरा। लालटेन लिए आशा ने दरवाजा खोला। बाहर बिहारी खड़ा है। वह बोल उठा, अरे यह क्या भाभी, मैंने तो सुना था तुम काशी नहीं आओगी। आशा के हाथ से लालटेन छूट गई, मानो उसे भूत दिख गया। एक सांस में वह दुतल्ले पर भागी और घबराकर चीख पड़ी, मौसी, तुम्हारे पैर पड़ती हूं मैं, इनसे कह दो आज ही चले जाएं। पूजा के आसन पर अन्नपूर्णा चौंक उठी। कहा, अरे किनसे कह दूं चुन्नी, किनसे? आशा ने कहा, बिहारी बाबू यहां भी आ गए, और बगल के कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। नीचे खड़े बिहारी ने सब सुन लिया। वह उल्टे पांव भाग जाने को तैयार हो गया, लेकिन पूजा छोड़कर अन्नपूर्णा जब नीचे उतर आई तो देखा बिहारी दरवाजे के पास जमीन पर बैठा है। उसके शरीर की सारी शक्ति चली गई है। वह रोशनी नहीं ले आई थी। अंधेरे में बिहारी के चेहरे का भाव न देख सकी। बिहारी भी उन्हें न देख सका। अन्नपूर्णा ने आवाज दी, बिहारी। बिहारी का बेबस शरीर एड़ी से चोटी तक बिजली की चोट से चौंक पड़ा। बोला, चाची, बस और एक शब्द भी ना कहो, मैं चला। बिहारी ने जमीन पर ही माथा टेका। अन्नपूर्णा के पांव भी न छुए। माँ जिस तरह गंगा सागर में बच्चे को डाल आती है, अन्नपूर्णा ने उसी तरह रात के उस अंधेरे में चुपचाप बिहारी का विसर्जन किया। पलटकर उसे पुकारा नहीं। देखते ही देखते गाड़ी बिहारी को लेकर ओझल हो गई। आशा ने उसी रात महेंद्र को पत्र लिखा। आज शाम को एकाएक बिहारी यहां आए थे।
बड़े चाचा जी को कब तक कलकत्ता लौटेंगे, ठिकाना नहीं। तुम जल्दी आकर मुझे यहां से ले जाओ। उस दिन रात तक जागते रहने और भारी आवेग के कारण सुबह महेंद्र में एक अवसाद सा था। फागुन के अधबीच गर्मी पड़ने जैसी शुरू हो गई थी और सवेरे महेंद्र अपने सोने के कमरे में एक ओर बैठकर पढ़ता रहा। आज वह तकिए के सहारे फर्श पर पड़ा रहा। बेला हो आई, नहाने नहीं गया। रास्ते में फेरी वाले आवाज लगाते हुए गुजरने लगे। दफ्तर जाने वाली गाड़ियों की अविराम गड़गड़ाहट। पड़ोसी का नया मकान खड़ा हो रहा था। मजदूरी ने छत की कुटाई की ताल पर एक स्वर में गाने लगी। हल्की गर्म दक्षिणी बयार से महेंद्र की दुखती नसें शिथिल हो आई थीं। कोई कठिन निश्चय, कोई दुरूह चेष्टा, मन से जूझना आज के इस अलसाए गिरे गिरे से वसंत के दिन के लायक न था। भाई साहब, आज हो क्या गया तुम्हें? नहाओगे नहीं? खाना तैयार है। अरे, सो रहे हो? तबीयत खराब है? सिर दुख रहा है? और पास आकर विनोदिनी ने उसके माथे पर हाथ रखा। अधमुंदी आंखों और लड़खड़ाई आवाज में महेंद्र ने कहा, आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं, नहाऊंगा नहीं आज। विनोदिनी बोली, न नहाओगे तो थोड़ा सा खा लो। जिद करके विनोदिनी उसे रसोई में ले गई और बड़े जतन और आग्रह से खिलाया। खा पीकर महेंद्र फिर आकर लेट गया। विनोदिनी उसके सिरहाने बैठकर धीरे धीरे सिर दबाने लगी। आंखें बंद किए महेंद्र ने कहा, तुमने अभी खाया नहीं है, भई किरकिरी, जाओ खा लो। मगर विनोदिनी न गई। अलसाई दोपहरी के गर्म झोंकों से घर के पर्दे उड़ने लगे। दीवार के पास वाले नारियल के पेड़ की बेमानी मरमराहट कमरे में आने लगी। महेंद्र का कलेजा जोर जोर से थिरकने लगा और विनोदिनी का घना निश्वास उसी ताल पर महेंद्र के कपाल पर पड़े बालों को नचाता रहा। किसी के भी गले से एक शब्द न निकला। महेंद्र सोचने लगा, और छोरहीन इस संसार के अनंत स्रोत में बहा जा रहा हूं। जरा देर के लिए कभी कहीं नाव अगर किनारे पर लगे तो उससे किसी का क्या आता जाता है, और कितने दिनों के लिए। सिरहाने बैठी महेंद्र का सिर सहलाती विनोदिनी का सिर विहल यौवन के भार से धीरे धीरे झुका जा रहा था और अंत तक उसकी लटों की नोक महेंद्र के कपोल को छूने लगी। हवा से हिलती हुई लटों के कोमल स्पर्श से उसका सारा शरीर रह रहकर कांप उठने लगा। सांस मानो कलेजे के पास रुक गई। बाहर निकलने की राह न मिली। महेंद्र झटपट उठ बैठा। बोला, मेरी क्लास है, कॉलेज चलो। कहकर वह विनोदिनी की तरफ ताके बिना खड़ा हो गया। विनोदिनी बोली, परेशान ना हो, कपड़े मैं ला देती हूं। जाकर वह महेंद्र के कॉलेज के जाने के कपड़े ले आई। महेंद्र जल्दी जल्दी चला गया, लेकिन कॉलेज में मन न लगा। देर तक पढ़ने में जी लगाने की कोशिश की, मगर बेकार। आखिर जल्दी ही घर लौट आया। कमरे में दाखिल हुआ तो देखा पेट के नीचे तकिया रखे जमीन पर बैठी विनोदिनी कोई किताब पढ़ रही है। घने काले बालों का ढेर उसकी पीठ पर बिखरा पड़ा है। महेंद्र के जूतों की आवाज शायद उसे सुनाई नहीं दी। पैर दबाकर महेंद्र उसके करीब जा खड़ा हुआ। पढ़ते पढ़ते उसने विनोदिनी को एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए देखा। महेंद्र ने कहा, अरियो करुणामयी, कल्पना की दुनिया के लिए हृदय की फिजूल खर्ची मत करो। पढ़ क्या रही हो? घबराकर विनोदिनी उठ बैठी। किताब अपने आंचल में छिपा ली। महेंद्र ने झपट कर छीनने की कोशिश की। देर तक हाथापाई छीना झपटी के बाद महेंद्र ने विनोदिनी से किताब छीन ली। देखा बंकिम बाबू की लिखी विश्व वृक्ष थी। जल्दी जल्दी सांस लेती हुई गुस्से में मुंह फेर कर विनोदिनी चुप हो रही। महेंद्र के कलेजे में बेहद उथल पुथल मची थी। बड़ी कोशिश के बाद वह हंसकर बोला, जा, बेहद छका दिया।
मैंने सोचा था कुछ बड़ी ही गोपनीय चीज होगी, और पहाड़ खोदने के बाद निकली क्या? चूहिया ही ना। बंकिम बाबू का विषय वृक्ष। विनोदनी बोली, मेरे पास भला क्या गोपनीय हो सकता है? सुनू तो जरा। महेंद्र फट से कह उठा, कहीं बिहारी की चिट्ठी आई होती। पल में विनोदनी की निगाह से बिजली छिटक पड़ी। अब तक मानो कामदेव कमरे के कोने में खिलवाड़ कर रहा था, वह मानो दूसरी बार जलकर राख हो गया। जलती हुई एक लपट की तरह विनोदनी लम्हे भर में उठ खड़ी हुई। उसकी कलाई पकड़कर महेंद्र ने कहा, माफ करो, मैंने मजाक किया था। विनोदनी ने तेजी से अपनी कलाई छुड़ा ली और कहा, मजाक आखिर किसका? उनसे मैत्री के योग्य होते तो मैं मजाक सह लेती। तुम्हारा दिल बड़ा छोटा है, मैत्री करने की जरूरत नहीं, फिर मजाक। विनोदनी चलने लगी। महेंद्र ने दोनों हाथों से इसके पैर थाम लिए। ठीक इसी समय सामने एक छाया दिखी। महेंद्र ने चौंक कर उसके पैर छोड़ दिए और देखा बिहारी खड़ा था। बिहारी ने अपनी स्थिर दृष्टि से दोनों को जलाते हुए शांत और धीरे स्वर से कहा, बड़े बेमौके आ पहुंचा मैं। खैर, ज्यादा देर ठहरना नहीं है, एक बात कहनी है। मैं काशी गया था, पता नहीं था कि भाभी वहां हैं। अनजाने उनके प्रति यह कसूर हो गया, उनसे माफी मांगने का अवसर नहीं है, सो तुमसे मांगने आया हूं। जाने अनजाने अगर कभी मेरे मन को कोई पाप छू गया हो तो उसके लिए उन्हें भी कोई दुख न सहना पड़े। तुमसे मेरी यही विनती है। अचानक बिहारी के सामने उसकी कमजोरी जाहिर हो गई। इससे महेंद्र का मन दहक उठा। अभी उदार बनने का मौका न था। वह जरा हंसकर बोला, एक कहावत है, ठाकुर घर कौन? तो मैंने केला नहीं खाया। तुम्हारा ठीक वही हाल है। मैंने न तो तुम्हें दोष मानने को कहा, न इनकार करने को ही। फिर माफी मांगकर साधु बनने क्यों आए? बिहारी कुछ देर खड़ा रहा, फिर जवाब देने की जोरदार कोशिश से उसके होंठ कांप उठे। तो विनोदनी बोल पड़ी, बिहारी बाबू, तुम कोई जवाब मत दो, कुछ मत कहो। यह आदमी जो कुछ भी जवान पर लाया वह उसी के मुंह का कलंक हो रहा है। वह कलंक तुम्हें नहीं छू पाया है। जाने विनोदनी का कहा बिहारी के कानों तक पहुंचा या नहीं। जैसे स्वप्न में चलता हो वह वहां से सीढ़ियों पर होकर नीचे उतरने लगा। विनोदनी पीछे पीछे गई। कहा, भाई साहब, मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, झिड़कना हो तो झिड़को। बिहारी फिर भी जब कुछ न बोला और आगे ही बढ़ने लगा तो विनोदनी ने आगे आकर दोनों हाथों से दाएं हाथ को कसकर पकड़ लिया। बेहद नफरत से उसे झटक कर बिहारी चला गया। उसे यह भी न मालूम हुआ कि उस झटके से विनोदनी गिर पड़ी। गिरने की आवाज सुनकर महेंद्र दौड़ा आया। विनोदनी के बाएं हाथ की कोहनी फूट गई थी, लहू बह रहा था। महेंद्र बोला, उफ, काफी कट गया है, और अपने महीन कुर्ते से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर महेंद्र ने वहां पट्टी बांध देनी चाहिए। विनोदनी ने झट अपना हाथ हटा लिया। कहा, छोड़ दो, लहू बहने दो। महेंद्र ने कहा, पट्टी बांधकर एक दवा देता हूं, दर्द जाता रहेगा, घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। विनोदनी खिसक गई, बोली, मैं दर्द मिटाना नहीं चाहती, यह जख्म रहे। महेंद्र ने कहा, आज बेताब होकर दूसरे के सामने मैंने तुम्हारी हेटी की है, माफ कर सकोगी मुझे? विनोदनी बोली, माफी किस बात की, ठीक किया है। मैं क्या किसी से डरती हूं? मैं किसी को नहीं मानती। जो मुझे धक्का देकर गिरा जाते हैं वही क्या अपने सब हैं, और जो पैर पकड़कर खींचते हुए रोक रखना चाहते हैं वे कोई नहीं। महेंद्र उन्मत्त सा गदगद स्वर में बोला, विनोदिनी, तो मेरे प्रेम को तुम पैरों से ठुकराओगी नहीं? विनोदिनी ने कहा, सिर आंखों रखूंगी। जिंदगी में मुझे इतना ज्यादा तो नहीं मिला कि मुझे नहीं चाहिए कहकर लौटा दूं। महेंद्र ने फिर तो दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ थाम कर कहा, तो फिर मेरे कमरे में चलो। आज मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम भी मुझे चोट पहुंचाकर चली आई हो,
यह मलाल जब तक मिट नहीं जाता, मुझे न खाने में चैन है न सोने में। विनोदिनी बोली, आज नहीं, छोड़ दो मुझे। अगर मैंने तकलीफ पहुंचाई हो तो माफ करना। महेंद्र बोला, तुम भी माफ कर दो मुझे, वरना रात में मैं सो नहीं सकूंगा। विनोदिनी बोली, मैंने माफ कर दिया। उसी दम विनोदिनी से प्यार और क्षमा का निदर्शन पाने के लिए महेंद्र व्यग्र हो उठा, लेकिन उसके मुंह की ओर नजर पड़ते ही वह ठिठक गया। विनोदिनी नीचे उतर गई और वह भी छत पर टहलने लगा। आज अचानक बिहारी के सामने उसकी चोरी पकड़ी गई। इससे उसके मन में मुक्ति की एक खुशी आई। चोरी चुपके में एक घिनौनापन है। वह घिनौनापन मानो एक आदमी के पास प्रकट होने से बहुत हद तक जाता रहा। मन ही मन वह बोला, खुद को भला बताकर मैं अब यह झूठ नहीं चलाना चाहता, लेकिन मैं प्यार करता हूं। प्यार करता हूं, यह बात झूठी नहीं है। अपने प्रेम के गर्व से उसकी अकड़ इतनी बढ़ गई कि खुद को बुरा मानकर वह अकड़ में गर्व का अनुभव करने लगा। सांझ के सन्नाटे में मौन ज्योतिरिंगनों से भरे अनंत संसार के प्रति एक अवज्ञा का भाव दिखाते हुए वह सोचने लगा, कोई चाहे मुझे कितना ही बुरा क्यों ना कहे, लेकिन मैं प्यार करता हूं। और विनोदिनी की मानस मूर्ति ने सारे संसार, समूचे आकाश और अपने सभी कर्तव्यों को छाप लिया। मानो बिहारी ने अचानक आकर आज उसके जीवन की स्याही भरी सीलबंद दावात उलटकर तोड़ दी। विनोदिनी की काली आंख और काले बालों ने देखते ही देखते फैलकर उसके पहले की सब लिखावट लीप पोत कर बराबर कर दी। कहानी का यह अंक यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही आपको आगे के अंक मिलते रहेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में हमें देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।